सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर से इस रिविजन वीडियो को देखें, बहुत कम समय में सारा डिटेल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये लिंक आपको इस पीडीएफ में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 1 में। सवाल में हमसे कहता है आपके पास एक सीरीज LCR सर्किट है दैट इज ड्रिवन बाय 300 वोल्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, राइट। इट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 किलो ओम। आपके पास वहाँ पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL विच इज़ 250 पाई ओम एंड एन अननोन कैपेसिटर। The value of capacitance to maximize the average power should be how much? ठीक है, और कैलकुलेशन के लिए हमसे कहता है कि आप पाई स्क्वायर को 10 ले लीजिएगा। अगर हमारे कैलकुलेशन में पाई स्क्वायर आता है तो हम उसे 10 मान सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब जहाँ तक बात आपकी एवरेज पावर की है तो वो आप जानते हैं क्या होता है, वो आपको होता है IRMS इंटू योर VRMS। दिस इज़ योर VRMS मल्टीप्लाइड बाई cos phi विच इज़ योर पावर फैक्टर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका पावर एवरेज मैक्सिमम हो तो आप चाहोगे कि आपका cos phi का वैल्यू कितना हो, ये आपका 1 होना चाहिए। और अगर आपका पावर फैक्टर 1 है यानी कि आपका R/Z अगर 1 है यानी R इज इक्वल टू Z। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन की, और रेजोनेंस कंडीशन में आपका इम्पिडेंस R के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि आपका XL और XC का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है सर, नाउ XL का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है और XC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ωc। अब हमें इस क्वेश्चन में C की वैल्यू चाहिए, तो C आपको कितना हो जाएगा, 1/ω इंटू XL। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πf यानी कि 2π इंटू 50, राइट, मल्टीप्लाइड बाई XL एंड XL इज़ योर 250 पाई। ये आपको कितना है, दिस इज़ योर 250 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपको 2 है, 2 इंटू 50 इज़ 100, राइट। 100 यहाँ पे एक और ज़ीरो है तो 1000 एंड दिस 1000 इंटू पाई पाई स्क्वायर, राइट। तो ये आपको कितना हो गया है, पाई स्क्वायर आपको हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आपको 10,000 दिखाई दे रहा है। सो आई कैन राइट 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4, राइट। सो आई कैन राइट दिस एज हाउ मच, ऊपर में अगर हम यहाँ पे 2 0 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स योर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और रादर 4 माइक्रोफैरड विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पाई और ये पाई को मल्टीप्लाई करके ये 10 ही यूज़ किया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी आप इसको ध्यान में रखें कि पाई स्क्वायर को आप 10 यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। सवाल में कहता है इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स हैज़ ओमेगा एज 100 radians per second. Considering the inductor and capacitor to be ideal, what will be the current flowing through the circuit? हमसे ये I पूछा जा रहा है, राइट। ये 200 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस सिस्टम और इस सिस्टम के क्रॉस है, दोनों के क्रॉस आपको 200 वोल्ट ही है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ XC एंड दैट इज़ गिवन बाई 1/ω इंटू C। अब ओमेगा हमें क्वेश्चन में 100 दे रखा है तो यहाँ पे 100 पुट कर देंगे और C की वैल्यू हमें यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड दिख रही है। सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ये सॉल्व किया तो निकल के आता है 100 ओम्स। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग XL भी सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने को होगा ओमेगा इंटू L। ओमेगा इज़ योर 100, राइट, एंड L इज़ योर 0.50, दिस इज़ योर 0.50। तो ये आपको निकल के आ रहा है 50 ओम्स, राइट, 50 ओम्स। बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, सो व्हाट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ दिस अपर सर्किट, यानी कि Z1 कितनी हो जाएगी, Z1 आपको हो जाएगा √of
इसका स्क्वायर यानी कि XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XC भी आपका 100 है, ये भी आपका 100 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, यानी कि ये आपको हो रहा है 100√2। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला भी आपको 50 ओम के बराबर आया है, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, यानी कि ये जो नीचे वाला है इसका जो इम्पिडेंस है यानी Z2 वो आपको हो जाएगा 50√2 ओम्स। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब मान लेते हैं कि इस वाले में करंट जो है I1 है और इस वाले में जो करंट है वो I2 है। अब यहाँ पे I1 प्लस I2 को I नहीं बोल सकते, इस तरीके से एडिशन नहीं होगा, वो तभी होता जब I1 और I2 सेम फेज़ में होगा, लेकिन यहाँ पे सेम फेज़ में नहीं है। कितना इनके बीच का फेज़ डिफरेंस है वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो इस I1 और I2 की मैग्नीट्यूड को पता कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये I1 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई Z1, राइट। सो 200 डिवाइडेड बाई Z1 और Z1 आपका है 100√2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ रहा है √2 एम्पियर, राइट। I2 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई Z2 विच इज़ योर 50√2, तो ये भाई साहब है 50√2, 50 को इससे कट किया तो 4 हो गया, सो दिस बिकम्स योर 2√2 एम्पियर। अब यहाँ पे हम लोग फेज़र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, समझिएगा बात को। ये जो 200 वोल्ट है इसको हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बना दिया है, राइट। ये आपका हो गया है V विच इज़ योर 200 वोल्ट्स, बढ़िया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऊपर वाले सर्किट की, तो ये आपको बेसिकली एक RC सर्किट है। एक RC सर्किट में कौन लीड करता है, करंट या पोटेंशियल, राइट। अपने कॉन्सेप्ट में जाके ध्यान से देखिए कि एक RC सर्किट में आपको जो करंट होता है वो लीड करता है, यानी कि करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीड कर रहा होगा, एंड दिस इज़ योर I1। कितने से लीड कर रहा है वो φ1 हमें चाहिए होगा, तो जनाब ये φ1 क्या होता है, दिस φ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स R बाई नॉट R बाई Z, दिस इज गोइंग टू बी योर XC अपॉन R, ठीक है। φ1 फेज डिफरेंस कितना होगा, सो tan इनवर्स XC अपॉन R। अब XC की वैल्यू भी 100 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 100 है, सो यहाँ पे आपको 100/100 यानी tan इनवर्स 1 विच इज़ योर 45 डिग्रीज, राइट। हमें φ2 भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका एक LR सर्किट है। एक LR सर्किट में आपको जो EMF होता है यानी कि पोटेंशियल होता है वो आपको लीड करता है, करंट लैग करता है इस केस में, तो यहाँ पे आपका करंट इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया है I2 और हमें ये φ2 भी चाहिए होगा, सो अगेन आप यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स XL/R। यहाँ पे भी आपको ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये आपको 1 आएगा यानी कि 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आया है कि इन दोनों के बीच में I1 और I2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपको 90 डिग्रीज है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर I, ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी योर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस, ये जो टोटल एंगल 90 डिग्री तो वो तो ज़ीरो है, तो सिंपली इतना ही होगा, राइट। सो अंडर रूट I1 स्क्वायर, I1 कितना आया था भाई, कहाँ गया अपना, I1 है √2 और I2 इतना है, तो √2 का स्क्वायर किया तो 2 √2 का स्क्वायर किया तो 8, सो दिस इज़ योर अंडर रूट 10 एंड दिस इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली 3.16 एम्पियर। और ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि चारों ही गलत है और ये सवाल आपको चला जाएगा बोनस में, राइट। तो ये दूर की बात है, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट है कि सवाल सॉल्व कैसे हुआ है और आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया है एंड दिस I1 एंड I2 एंड फेज डिफरेंस मेक्स दिस अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमसे बोलता है द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई दिस मच, द RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट इज डैश एम्पियर। अब इस सवाल को करने के लिए आपको IRMS का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट या फंडा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो IRMS वर्ड होता है, दिस इज़ योर रूट मीन स्क्वायर। आप पहले स्क्वायर करते हो, फिर मीन लेते हो, फिर
रूट करते हो तो सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। ये जो करंट है हमारे पास इसका स्क्वायर कर देते हैं आई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बेसिकली आपको ए और बी है, तो ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम हाउ मच 42। दिस इज योर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट, प्लस 100 प्लस 2ab। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10 20 रूट 42। ये अपना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, अच्छा है, स्क्वायर कर दिया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप होगा मीन लेना, एवरेज लेना, राइट। तो एवरेज का सिंबल क्या तो आप ऐसे दिखा दो या फिर आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब ये हम लोग एवरेज ले रहे हैं किसी भी। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 अलग अलग फंक्शन हैं। आप इस फंक्शन का एवरेज निकालोगे, इस फंक्शन का एवरेज और इस फंक्शन का एवरेज, राइट। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का, टाइम एवरेज निकालने का तरीका होता है इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी फॉर अ टाइम पीरियड। सो 0 से लेके टी, 0 से लेके टी, यानी कि नीचे में तो आपका टी ही आने वाला है। सो ये आपको 1/t इंटीग्रेशन एफ डी टी 0 से लेके कैपिटल टी। तो आप ये प्रोसेस इन तीनों के साथ करते हो, ठीक है। आप जब ये प्रोसेस इसके साथ करोगे, ये इसको एक सेपरेट फंक्शन लेके करोगे, तो यहाँ पे आपको निकल के आने वाला है सिर्फ 42/2, ठीक है। 100 का एवरेज 100 ही आने वाला है, ये तो आपको एक कांस्टेंट टर्म है 100 प्लस। आप जब इसका एवरेज लोगे तो वो आपको 0 आएगा। इसका देखना आसान होता है, यहाँ पे आपको ये एक प्योर साइन कर्व है, यानी कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही आपको नेगेटिव एरिया आने वाला है, तो ये एवरेज आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला तो आपको 0 आएगा। मेन आपको ध्यान देना है इस वाले में, आप जब इसका एवरेज निकाल रहे होंगे, ऑलरेडी अगर आपने IRMS का डेरिवेशन अच्छे से पढ़ा है, जहाँ उसका फॉर्मूला आता है I0/√2, वो ध्यान में रखा है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस तरीके से इसको एक बारी सॉल्व करके देख ले, राइट। इसका एवरेज आप जब निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टार्ट करके मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। दिस इज़ योर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी डी टी 0 से लेके कैपिटल टी, और यहाँ पे आपको एक 1/t आएगा। अब 42 आपका कांस्टेंट है, इसको यहाँ से बाहर ही निकाल दीजिए। सो दिस इज़ योर 42। साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट का है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा 42/t इंटू 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि 4 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे 42/2 देख रहे हो, ये वाला टर्म आ रहा है। सो दिस इज़ योर 42/2 इंटू टी, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन स्मॉल टी, इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा साइन 4 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 4 पाई बाई कैपिटल टी, राइट। लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके कैपिटल टी तक। आप एक बारी जब कैपिटल टी पुट करोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, बाकी जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और 0 पुट करने पे तो सब कुछ 0 होगा। तो ब्रैकेट से आपको सिर्फ कैपिटल टी मिलने वाला है, और वो कैपिटल टी इस कैपिटल टी को कट करेगा, तो सिर्फ 42/2 ही आपके पास बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को जो है सॉल्व कर सकते थे। बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 21 आ रहा है, ये आपका 100 है। सो दिस इज़ योर 121। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, विच इज़ योर रूट, राइट। स्क्वायर कर दिया, मीन ले लिया, अब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका IRMS आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 11 एम्पियर। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. An AC circuit has an inductor and a resistor of resistance R in series such that XL जो है वो 3 times R है. Now a capacitor is added in series such that XC is twice of R. The ratio of new power factor with the old power factor of the circuit is √5:x. तो हमें x की वैल्यू पूछ रही है. अच्छा है, तो ये जो आपका पावर फैक्टर होता है, यानी कि वो जो cos phi होता है, दैट इज़ योर R/Z. ठीक है, तो हमें बेसिकली यही चीज़ सॉल्व करना है. अब
आपके पास शुरुआत में सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर था, फिर आपने वहाँ पे एक कैपेसिटर को भी जोड़ दिया सीरीज़ में, तो R की वैल्यू तो आपने नहीं चेंज की, R आपके लिए फिक्स्ड है, यानी कि आपका जो पावर फैक्टर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, राइट। अच्छा है, सो हमें यहाँ पे ये Z को ही सॉल्व करना है। तो शुरुआत में जो इम्पिडेंस था वो कितना था, वो आपको था R² प्लस XL², राइट। अच्छा, तो R² प्लस XL की वैल्यू 3R है, उसका स्क्वायर किया तो 9R² हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 10R²। नाउ व्हाट इज द इम्पिडेंस आफ्टरवर्ड्स, फिर आपने सीरीज में एक कैपेसिटर को भी जोड़ दिया। अब आपका जो इम्पिडेंस होता है दैट इज योर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL 3R के बराबर है, XC 2R के बराबर है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इवेंचुअली आपको अंदर में सिर्फ 2R² बचने वाला है। अब हमसे फाइनल पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर फैक्टर पूछ रहा है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी Z1/Z2, इनवर्स रिलेशन है। Z1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो √10R² है, और Z2 की वैल्यू √2R² है। सो आप यहाँ पे देख सकते दिस इज गोइंग टू बी योर √5:1, सो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सवाल एकदम शर्मिंदा कर देने वाला सवाल है, क्योंकि जेई मेंस में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए। दिस इज बिलो NCERT लेवल ऑल्सो। इन एन AC सर्किट एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ XL इज इक्वल टू R इज इक्वल टू XC, तीनों की वैल्यू सेम है। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज हाउ मच, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस यहाँ पे, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है आपस में, ये तो 0 हो गया, तो सिंपली R आ जाएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें हमसे बोलता है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, द इफेक्टिव इम्पिडेंस ऑफ द गिवन सर्किट विल बी डैश ओम। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, आपका XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc और XL का मतलब होता है ω/L। अब अगर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपका ये जो XL है दैट इज़ गोइंग टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, राइट। सो if omega tends to infinity, I can say that XL tends to infinity, and what about XC? XC tends to 0। यानी कि इंडक्टर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और इस कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक प्लेन वायर से, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। तो अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, जहाँ पे इंडक्टर है वहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और जहाँ पे कैपेसिटर है उसको एक प्लेन वायर से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका टर्मिनल A है, ये आपका टर्मिनल B है, इस पॉइंट को C बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये A है, A और C के बीच में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत है, नो नीड टू शो कैपेसिटर। सो दिस इज़ योर 1 ओम। C और यहाँ पे जो आपका B है, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला कैपेसिटर को भी दिखाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे 2 ओम, ठीक है। अब ये वाला जो आपका D है, C और D के बीच में ये जो कैपेसिटर है उसे भी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस राइट दिस C अ लिटिल अबव, और यहाँ से हम एक प्लेन वायर दिखाएंगे, D तक पहुँच गए। अब D और यहाँ के बीच में, राइट, यहाँ पे भी इस कैपेसिटर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी प्लेन वायर से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये भी आपको इस तरीके से हो गया, दिस इज़ योर 2 ओम। और यहाँ पे आप कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाओगे, तो सिंपली यही आपका सेटअप है। आपका जो सेटअप है वो सिंपली इतना ही है, राइट। तो इस सर्किट का बेसिकली आप इतना ही बना के छोड़ सकते हो, ये भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो A और B के अक्रॉस व्हाट इज़ योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये तो सिंपल हो गया, 2 ओम आपस में पैरेलल में है, तो इसका 1 आने वाला है, दिस इज़ योर 1 ओम, और ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज़ में है, तो 2 ओम हो जाएगा। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज सिंपली 2 ओम, ठीक है, फाइन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है। एंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड इट, दैन सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन so that you do not miss any of the latest updates, and we shall be meeting in many more videos. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।